यादें माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। नाज़रीन आदाब, माजी की लकीरें, भूले बिसरे चेहरे, ख़ाबीदा चरागों की मध्यम रोशनी और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम डीडी उर्दू की फ़ख्रिया पेशकश, तारीख़ी शऊर और आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए एक नया सिलसिला, एक नई कोशिश, यादें। मैं आपका मेज़बान मुईद रशीदी। यादें ज़िंदगी का कीमती सरमाया है। माजी के बग़ैर हाल का कोई तसव्वुर है न मुस्तक़बिल का। हमारे अतराफ़ और मुशाहिदे में ऐसी शख्सियतें हमेशा मौजूद होती हैं जिनके तजर्बात हमारे तजर्बों से न सिर्फ मुख्तलिफ होते हैं बल्कि ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बामानी और काफ़ी दिलचस्प होते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में हर हफ्ते एक कद्दावर, दिलचस्प और मुनफरिद शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और उसकी यादों में छुपी बसीरतों से अपनी नज़र का चिराग भी रोशन करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उर्दू दुनिया की मारूफ़ शख्सियत, उर्दू के मारूफ़ नक्काद प्रोफेसर शमीम हनफी साहब। तो सुरूर साहब की ज़ाती ज़िंदगी के कुछ पहलू हम चाहते हैं कि आप शेयर करें, इसलिए काफ़ी सुरूर साहब के साथ तो मेरा ये था कि भाई सुरूर साहब मुझे बहुत अजीज़ रखते थे, मेरे उस्ताद थे। सुरूर साहब बीच में जब मैं डिलीट कर रहा था उसी ज़माने में सुरूर साहब अमेरिका गए, तो बल्कि अमेरिका जब गए तो वहाँ भी उन्होंने मेरे काम से दिलचस्पी अपनी ख़त्म नहीं की और वहाँ से मुझे बराबर वो ख़त आते थे। उस ज़माने में तो डाक ही था, टेलीफोन तो इतना आम हुआ नहीं था, सेलफोन का तो वजूद ही नहीं था। तो सुरूर साहब जब आए अमेरिका से तो मेरे लिए बाकायदा किताबें लेकर के आए थे। कितनी किताबें मैंने सुरूर साहब के ज़रिए मेरा तारुफ उन किताबों से हुआ। ऐसे असातिज़ा हुआ करते थे उस ज़माने में। और सुरूर साहब शाम को पैदल चलने की उनकी बहुत आदत थी, टहलते थे। अक्सर मैं साथ यूनिवर्सिटी कैंपस ही में रहते थे सुरूर साहब। लेकिन शाम को ये मेरे टहलने वाले साथियों में सबसे ज़्यादा तो उस ज़माने में खलील साहब थे। मैं और खलील साहब बहुत टहलते थे। फिर वक़ार साहब जब आ गए अलीगढ़ में लेक्चरर होकर अंग्रेज़ी में, तो फिर हम और ये साथ टहलने लगे। तो हम लोग बहुत देर तक टहलते थे, मैं, खलील साहब, वक़ार साहब, और फिर हम लोग जाके बैठ जाते थे ख्वाजा मसूद अली ज़ौक़ी साहब के यहाँ। यूनिवर्सिटी कैंपस ही में उनका बाब ईसा के सामने उनका बाब इसहाक़ के सामने उनका मकान था, सर सैयद हॉल के करीब, और वहाँ जाके बैठ जाते थे। और बड़ी वज़ादार और एक अजीब व गरीब शख्सियत थी ज़ौक़ी साहब की भी। फ़िल्म से उनका ताल्लुक़ था, महबूब खां के साथ काम कर चुके थे, आन फिल्म के डायलॉग डायरेक्टर वगैरह रहे थे, कुछ एक्टिंग भी की थी। इन्होंने उस ज़माने में ड्रामे का बहुत चलन था और वहाँ से जिन लड़कों की तरबियत हुई ड्रामे में, उसमें नसीरुद्दीन शाह वगैरह भी शामिल हैं, वहीं की अलीगढ़ की तरबियत। तो बहुत से ड्रामे भी उस ज़माने में वहाँ हुए और ये सब था। तो खलील साहब के साथ तो खैर बहुत अच्छा वक्त मेरा गुजरा, उनके साथ उनके घर पर रास्तों में चलते फिरते हुए, महफ़िलों में रात भर की महफ़िलें होती थीं। और क्या साहब लोग थे, याद आते हैं तो वाकई एक अजीब सा महरूमी का एहसास होता है। और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितने नामवर शोरा हैं सबसे था बहुत। तो उनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी थी, रिसाले सारे आते थे उनके पास। हवालों के लिए उनका ऐसा लगता था कि उनको अजबर हैं बिल्कुल, आप बात शुरू करें वो आपको 10 मिनट बता देंगे ये मज़मून ये मज़मून ये मज़मून। उस ज़माने में आज की तरह का, एक तो आज के अदीबों की तरह उजलत पसंदी नहीं थी इतनी, लोग अपने काम में मगन रहते थे, इस पर फिक्र कम होती थी कि शोहरत फ़ौरन मिल जाए। दूसरी चीज़ ये थी कि उस ज़माने में थोड़ी सी आला ज़रफ़ी मुझे ज़्यादा दिखाई देती थी। अपने मासरीन का जिक्र भी लोग
करके खुश होते थे। और बिल्कुल। तो खलील साहब के यहाँ तो ये बहुत थी ये बात, और बहुत उम्दा माहौल था उर्दू डिपार्टमेंट में भी वहाँ पर। खुर्शीदुल इस्लाम साहब थे खुर्शीद वहाँ। साहब उस ज़माने में लंदन गए हुए थे, बल्कि उन्हीं की जगह पर मेरा तकर्रुर हुआ अच्छा, था अच्छा, लीव अच्छा। वैकेंसी में। बाद में फिर खुर्शीद साहब आ गए। खुर्शीद साहब आने के कुछ ही दिनों के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, जामिया आ गया। मैं जामिया आया मैं तो मैंने दिल्ली मुझे पसंद था हमेशा से। बल्कि यहाँ तक आने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू शहरियार साहब के बारे में हो जाए। शहरियार आज भाई हमारे दरमियान नहीं है। शहरियार उर्दू उस के इतने ज़माने में अच्छे देखिए शायर। मेरी पहली मुलाकात तो खलील साहब से हुई जी। थी, लेकिन ये कि शहरियार के एक तरीके से मेंटोर भी थे खलील साहब, जी, उन्होंने जी, तरबियत भी बिल्कुल की थी उस्ताद थे। शहरियार की। बल्कि जब मैं पहली मरतबा अलीगढ़ गया तो शहरियार मेरे कमरे पर आए, जहाँ मैं मेहमान खाने जहाँ मैं रुका हुआ था, जी, जी। और ये कभी खलील साहब ने भेजा है, और ये कि मतलब वो फिर हमारा वक्त आपस में एक साथ बहुत गुजरने लगा। शहरियार का इसमें आज़म तो छप गया था, जी, जी। उनका पहला मजमुआ। खलील साहब का मजमुआ नया अहदनामा भी उस ज़माने में छप गया था। लेकिन ज़ाहिर है कि शहरियार को शोहरत तो बाद में मिली, लेकिन ये कि उस वक्त भी एक अच्छे कहना चाहिए कुछ अशार इनके जो गमन में इन्होंने जी, जी, मुजफ्फर अली ने जो गज़लें ले ली हैं, ये ग़ालिबन इसमें आज़म ही की गज़लें हैं। जी। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों सीने है, में जला नाखून में और तूफान सा क्यों है। अजीब सानिया मुझ पर गुजर गया यारो, बिल्कुल। ये दोनों गज़लें। तो शहरियार के साथ भी अच्छा, शाम को हम लोग स्टाफ क्लब में बैठा करते थे। बहुत एक अब याद आती हैं वो बातें, अब तो सुना वो माहौल ख़त्म हो गया, जी, स्टाफ जी। क्लब का भी नहीं रहा। बड़ी अजीब व गरीब दुनिया थी अलीगढ़ भी उस ज़माने में, बहुत तेज़ी से तब्दील हुआ है अलीगढ़। बल्कि शहरियार साहब की वो गज़लें जो उमराव जान में हैं, और आज भी वो बहुत- सारी गज़लें बहुत उनके मकबूल मजमूए हैं। में हैं, वो बिल्कुल। सारी गज़लें उनके मजमूए में हैं। और मैं भूल गया इससे पहले बताने कि जब मैं इलाहाबाद में था उस ज़माने में, वहाँ जो शोरा आया करते थे, मखदूम और कैफ़ी और सरदार जाफरी, साहिर भी बहुत आते थे। साहिर से मेरी बहुत मुलाकातें हुई वहाँ पर। तो उस ज़माने में साहिर ने भी सोचिए आपकी जिस तरीके से फिल्मों में अपने गीतों को, मकबूलियत। अपने पूरे मजमूए को, तलखियाँ को खपा दिया था जी, जी, उन्होंने। जी। उनकी मकबूलियत भी शबाब पर थी इसी फिल्मों की वजह तरह से। खैर उन्होंने तो जिस मंजिल तक पहुंचाया, मेरे ख्याल में वो एक तारीख अलग है बिल्कुल। उसकी तो बिल्कुल। और तो शहरियार का भी ये रहा कि भी उनका अपना संजीदा कलाम जो था वो फिल्मों में इस तरीके से आ गया। तो अलीगढ़ एक बहुत अच्छी जगह थी और बड़ी बारौनक जगह, वहाँ कैनेडी हाउस के फंक्शंस और ये सारी चीज़ें। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो हर एतबार से अब वो देखा जाए तो तो बड़ा- लोगों ने देखिए उसको अलीगढ़ को प्लेग्राउंड तो बना ही रखा जी, है जी, सियासत की भी। और जाहिर है कि जैसे हमारी ज़बान के सिलसिले में होता रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक हमेशा एक ज़िंदा रहने वाला इशू है बहुत से लोगों के लिए, और बहुत से लोगों की जो लीडरशिप जो है उसी के रास्ते से उसकी सही तारीख बात। मुरतब की जा बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। फिर अलीगढ़ से आप जामिया तो चले आए, अलीगढ़ से मैं जामिया आ गया 1976 में। कोई ख़ास सबब? कोई सबब नहीं था, बस गरचे जब मैं आ रहा था तो वहाँ तालिब इल्मों ने मेरे एक अजीब व गरीब जलसा किया था जिसकी सदारत की थी प्रो वाइस चांसलर ने। अच्छा, अच्छा। और बड़ी तकरीरें और बड़ी जज्बाती तकरीरें कि साहब क्यों जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि वो बहुत एक अजब लड़कों ने एक मुझे एक कहना चाहिए कि लिख करके एक इबारत जी, भी जी। अजीब तरीके से दी एक वहाँ, और बहुत एक मोहब्बत का इजहार लोगों ने किया। लेकिन मैं आ गया, दिल्ली आता रहता था, उस आने भी कई दोस्त थे। अमीर हनफी दिल्ली ही में थे उस वक्त, और बल्लाद मैनरा थे दिल्ली में, महमूद हाशमी थे दिल्ली में, हसन नईम साहब थे दिल्ली में। तो दिल्ली आना जाना तो रहता था। फिर ड्रामे लिखने की वजह से मुझे आना पड़ता था, इसलिए कि अनवर खान ज़्यादातर प्रोड्यूस करते थे ड्रामे, और पंडित दीनानाथ जुत्शी गुलजार साहब के सबसे बड़े भाई, जो जी, जी। मेरे ख्याल में रेडियो के हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट रहे हैं उस ज़माने में, ये वो आनंद मोहन जुत्शी गुलजार के बड़े भाई, सबसे बड़े भाई जी। पंडित दीनानाथ जुत्शी उनका नाम था। वो रोल्स किया करते थे भाई उन ड्रामों में। तो हबीब तनवीर तक ने रोल किया है। जी, जी। हबीब तनवीर थे। ख़वातीन के रोल में मुमताज़ मिर्ज़ा, बेगम मुमताज़ मिर्ज़ा तो बहुत अच्छी शायरा थी, वो आया करती थी। उस वक्त उर्दू ड्रामों का और उर्दू का अजीब अजीब चर्चा था यहाँ रेडियो पर। तो ये समझ लीजिए आप कि उर्दू ज़बान ने रेडियो को जिस तरीके से शोहरत दी थी, उसका कोई मुकाबला आज से आप नहीं कर सकते। सही बात। इसलिए कि उस ज़माने में तो ये कैफियत थी कि उर्दू सर्विस की जो डाक आती थी उसको संभालने के लिए एक स्टाफ चाहिए था बाकायदा उन लोगों को। और ये समझिए कि लोग आवाज़ें सुन करके आया करते हैं, मुजीब सिद्दीकी और मरियम और ये जो मुख्तलिफ ताहिरा नियाज़ी और के जो मुख्तलिफ इकबाल वारसी और जब्बार साहब और ये जो मुख्तलिफ एस.एम. शफीक अनाउंसर्स को देखने लोग आया करते थे। पाकिस्तान के लोग आते थे तो यहाँ आते थे बाकायदा। रेडियो पर उर्दू सर्विस, उर्दू मजलिस, इनका एक ख़ास दबदबा था, एक चार्म था। लेकिन ज़ाहिर है कि रफ्ता रफ्ता वो चीज़ें बहुत मनसूबाबंद तरीके से गोया कि कहना चाहिए कि धीरे धीरे ख़त्म होती गई। लेकिन दिल्ली जब आया तो बहरहाल मुझे अच्छी लगी ये तब्दीली भी। मैं आके यहाँ जामिया में के इलाके में रहने लगा वहीं, और मैंने सोचा कि भाई वहाँ अब ये आ गए हैं यहाँ, अब नहीं जाएंगे कहीं। जी। और
अस्पताल भी मेरे घर से पास थे, सारे बड़े अस्पताल तो कई हैं वहाँ पर, यानी अपोलो है और होली फैमिली है और स्कॉट्स है, कब्रस्तान भी करीब है। तो मैंने कहा भाई अब ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ ज़ाहिर है कि अब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं। और फिर जामिया में एक अच्छा माहौल मुझे मिला, दोस्त अहबाब मेरे, दोस्तों में जो लोग मुझे याद आते हैं यहाँ दिल्ली में, देवेंद्र सत्यार्थी बहुत याद आते हैं मुझे। देवेंद्र सत्यार्थी, उनके साथ बहुत वक्त हमारा गुजरता था, बल्लाज महिंद्रा से बहुत दोस्ती थी। और महिंद्रा ने एक ज़माने में शऊर का एक ऑफिस कायम किया था यहाँ तिराहा बैरम खां पर, कुमार पाशी था वहाँ। कुमार पाशी बहुत अच्छा शायर था, बहुत अच्छा शायर। और जाहिर है कि वो कुमार पाशी के यहाँ आना जाना मेरा था, मेरी बहुत दोस्ती थी उनसे। कई लोग थे भाई, महमूद हाशमी थे, देखिए वो नहीं, सुंदर प्रकाश थे, वो नहीं रहे, कैसे कैसे लोग थे। देवेंद्र सत्यार्थी के बारे में अगर कुछ आप भाई, देवेंद्र सत्यार्थी का मामला देखिए, मुझे कभी कभी एक तकलीफ भी होती है मोहित साहब, ये सोच करके कि गांधी जी की तहरीक पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी और देवेंद्र सत्यार्थी, इन दोनों ने लोकगीत जमा करना शुरू किया था। और सोचिए कि लोकगीत कितना बड़ा सरमाया होते हैं किसी भी कौम के अदब का। बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारे यहाँ उर्दू वालों ने उसकी कदर उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। एक आम अंदाज़ा ये है कि देवेंद्र सत्यार्थी ने 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख या उससे भी ज़्यादा लोकगीत जमा किए थे। उस वक्त सोचिए रिकॉर्डिंग की आसानियाँ नहीं थी जो अब हासिल हो गई हैं। लेकिन ये कि देवेंद्र सत्यार्थी पैदल चलने वाला आदमी, लंबी दाढ़ी, उसका एक ढीला ढाला कोट, बगल में कागजात का पलंदा दबा हुआ और एक टैगोर से मिलती जुलती शक्ल उसकी, बड़ा एक बहुत ही खुशशक्ल आदमी थे सत्यार्थी जी। और हर तरफ नज़र आते थे, अपना जाहिर है कि लोग उनसे लिबर्टीज़ भी लेते थे, ये सब था। लेकिन मुझे वो बहुत याद आते हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी बहुत कदर करनी चाहिए थी हिंदुस्तानी हुकूमत को, और दिल्ली में उनकी यादगार होनी चाहिए थी। ऐसा आदमी तो अब पैदा होने का नहीं जिसने इतना लोक अदब की इतनी खिदमत की। भाई उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, कितनी ज़बानों में एक साथ वो लिखते थे। मीरा जी से भी बड़े अच्छे उनके, मीरा जी से उनके ताल्लुकात बहुत थे, मंटो से उनके ताल्लुकात, मंटो ने एक अफसाना भी उन पर लिखा था, इन्होंने भी जवाब उसका लिखा था, तो वो थे। और फिर सुंदर प्रकाश था अफसाना निगारों में यहाँ पर, जो बाद में बॉम्बे जाके बस गए, वहाँ भी हमारी मुलाकातें होती रहीं। हमारे दोस्तों महमूद हाशमी थे, आज वो भी हमारे, हसन नईम थे जो अब नहीं रहे, कैसे अच्छे शेर कहते थे वो भी। रिफत सरोज साहब थे उर्दू मजलिस में। एक बड़ा अहम नाम उर्दू फिक्शन का, उर्दू नावल का, कुर्तुलैन हैदर, जिन्हें दुनिया देखिए उनसे तो हम लोग आग का दरिया, उनसे तो हमारा ज़ाती ताल्लुक़ बहुत रहा है, इसलिए कि ऐनी आपा का मामला ये रहा कि हमारे करीब तरीन दोस्तों में एक तरीके से रहीं वो। बल्कि मेरे लिए इज़्ज़त की बात है ये समझना कि वो बिल्कुल उनसे ये ताल्लुक़ था हमारा। वो शुरू में आके हमारी कॉलोनी में रहीं, एक मकान उन्होंने फ्लैट वहाँ किराए पर लिया मेरे पड़ोस में, वहाँ रहती थी। बल्कि शुरू में जब आई तो जब उनके घर में सफ़ेदी हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई चंद दिन हमें एलर्जी है चूने की बू से, तो हम यहीं तुम्हारे यहाँ ठहरते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ वो रहीं और हर वक्त का आना जाना, मिलना मिलाना। ऐनी आपा की तो बड़ी गैर मामूली शख्सियत, भाई ऐसी शख्सियत हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ में अब पैदा होने की नहीं है। यानी जिस तरह कह लीजिए आप आज जिक्र करते हैं आप महादेव वर्मा का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, कुर्तुलैन हैदर का, या ये कि इस वक्त हमारे यहाँ महाश्वेता देवी हैं मिसाल के तौर पर, तो ये एक बड़ी गैर मामूली शख्सियतें रखने वाली ये ऐनी आपा तो एक बड़ी जिंदा दिल और बड़ी शगुफ्ता मिजाज, अपनी तहरीरों में बहुत हंसती थी। ये सोच करके लोग समझते हैं बड़ी दुखी, बड़ी तनहा ज़िंदगी गुजारना उनका अपना इंतखाब था। लेकिन ये कि वो बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत गैर मामूली उनको दस्तरस हासिल थी अंग्रेज़ी पर, और ज़ाहिर है कि वो जिस बेतकल्लुफ़ी के साथ उर्दू लिखती थी वैसे अंग्रेज़ी लिखती थी। बल्कि ज़बान, तहज़ीब, इम्प्रिंट की एडिटर रहीं, ये चीज़ें मिली थी। इम्प्रिंट की एडिटर रहीं और इलस्ट्रेटेड वीकली से उनका ताल्लुक़ रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया। तो ये सब वो रहा। अच्छा, वो कुर्तुलैन हैदर फिर पाकिस्तान चली गई, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर वहाँ से हिंदुस्तान चली आई, तो ये क्या मामलात रहे हैं? अब देखिए मैंने कभी उनसे पूछा तो नहीं, ज़ाती मामलात में जब तक जितना कोई बता देता है मैं सुन लेता हूँ। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जो कहानियाँ मशहूर की गई वो गलत हैं। अच्छा। ऐनी आपा का बयान है कि पाकिस्तान में उन पर कोई सितम नहीं हो रहा था जी। आग का दरिया उन्होंने लिखा 1958 में गालिबन शाया हुआ था आग का दरिया। तो जाहिर है कि वो उससे तो दो कौमी नज़रिए के तसव्वुर पर एक ज़रब पड़ती है उस नावल से, जिस तरीके से उन्होंने 2500 साल की तारीख़ को अपना जब हवाला बनाया है, पस मंज़र बनाया है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने पसंद तो नहीं किया होगा, उसके ख़िलाफ़ मज़ामिन भी लिखे, मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने, इन लोगों ने। लेकिन ऐनी आपा का यहाँ चला आना उनका अपना इंतखाब था। जो खुला हुआ माहौल था, वहाँ फ़ौजी हुकूमतें एक के बाद एक कायम होती जा रही थीं
और ज़ाहिर है कि फ़ौजी हुकूमतें जहाँ हमारे मुल्क में और पाकिस्तान में फ़र्क बुनियादी तो यही था ना कि यहाँ तक जमहूरियत की बुनियादें इतनी मजबूत रहीं कि अब तक देख लीजिए आप, तब्दीलियाँ तो हर ज़माने में वही खुला हुआ माशरा है, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए, लेकिन ये कि यहाँ बहरहाल एक जमहूरियत की बुनियादें बहुत मजबूत हैं, जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की और ये सारी चीज़ें। तो क़ुर्रतुल हैदर को भी ये हुआ कि वहाँ से छोड़ के वो आ गई यहाँ, बॉम्बे में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनका कहना यह है कि कोई मजबूरी नहीं थी उनके साथ, यानी यहाँ से ये नहीं कि वहाँ रहती तो गिरफ्तार हो जाती, ये महज एक तरीके इबारत आराई और किस्सा कहानी है ये सब। बिल्कुल। लेकिन मिजाज के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी तुनक मिजाजी थी उनके अंदर। अब एक देखिए उनके जैसे टैलेंट का आदमी जब होगा तो उसको वो आप ये समझें कि वो कोई लोगों से बहुत घुल मिल करके और बहुत बेतकल्लुफ़ी की बातें, ये थोड़ी अशराफियत भी यानी आपा में थी, एक ख़ास तरीके, एक स्टेटस कॉन्शियस तो वो थी, क्लास का उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त शऊर था। वो ज़ाहिर है कि जब कोई चीज़ ख़रीदती थी, मुझे अब भी याद है कि सोफ़ा उन्होंने ख़रीदा था, मुझसे कहा कि भाई ये LMC तो नहीं लग रहा, LMC के माने लोअर मिडिल क्लास तो नहीं लग रहा। तो ये गोया कि ये सब इसलिए कि भाई उन्होंने एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारी थी, उनके वालिद भी बहरहाल एक अच्छे मुमताज़ हैसियतों से अंदर हमने काम किया, अफसाना निगार थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, सिविल सर्वेंट रहे एक ज़माने में। उनके सारे रिश्तेदार यानी आबा के बहुत दुनिया में अच्छी जगहों पर, अच्छे मुल्कों में बहुत एक रहा, तालीम की तरफ एक बहुत मुमताज़ ख़ानदानों में से वो एक ख़ानदान उनका था। तो यानी आपा के यहाँ वो लोग समझें कि वो बेतकल्लुफ़ी से लोगों से तो वो तो नहीं था उनके यहाँ, लेकिन एक बहुत अच्छी बड़ी मेहमान नवाज़, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाली, बड़ी खातिर तवाज़ो उनके यहाँ होती थी। और मुझे तो याद है कि जब तक यानी आपा रहीं दिल्ली में ग़ालिबन वाहिद घर था उनका यहाँ अदीबों में जहाँ पर कम से कम लोगों को जमा कर लेती थी वो और ख़ुश होती थी। हमारे घर कभी ऐसे कोई तकरीब होती थी, कोई पाकिस्तान से आया, कोई अदीब आया, कोई ये हुआ, तो यानी आपा तो हमेशा ही मौजूद रहती थी, हम भी उनके यहाँ हमेशा रहते थे। बिल्कुल। तो ये सब खूबियाँ उनमें बहुत थी और वो बहुत याद आती हैं। बड़ी जिंदा दिल शख्सियत थी उनकी, हंसी मजाक और एक मतलब बहरहाल उनका, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बेतकल्लुफ़ सोहबतों में, जहाँ वो एक ये भी था कि जहाँ उन पर चुप लग गई तो चुप लग गई, आप घंटों बैठे रहिए बात नहीं करेंगी, लेकिन यह था कि अगर उनकी पसंद के लोग हों तो ज़ाहिर है कि यानी आपा को बातें करने में बड़ा मज़ा आता था। कि अदब तो खैर मोहब्बत तक़सीम करने का एक वसीला है और अदब के लिए सरहदें कोई मानी नहीं रखती। दुनिया के किसी भी ख़ित्ते का कोई भी अदीब हो, उसका राब्ता दूसरे ममालिक के अदीबों से रहता है। आप हमेशा पाकिस्तान की महफ़िलों में, वहाँ के कॉन्फ्रेंसेस में आप शिरकत करते रहते हैं, वहाँ आपको बहुत पढ़ा जाता है, बहुत आपसे मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं और अक्सर आप जाते रहते हैं। वहाँ कई अदीब ऐसे हैं जिनसे आपके बड़े गहरे मरासिम रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। एक नाम मुझे याद आता है वज़ीर आगा साहब का। देखिए, उर्दू तो मेरे लिए वसीला ये ज़बान बन गई पूरी दुनिया को देखने का। मैं जर्मनी, यूरोप मतलब का इलाक़ा और उसके बाद अमेरिका और वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ और मुख्तलिफ़ यानी बहरहाल ममालिक और फिर पाकिस्तान तो खैर बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई कल तक हमारा आंगन था, घर आंगन वाला ताल्लुक़ है बिल्कुल उसमें। तो अभी भी पिछले हफ्ते में गया था पाकिस्तान, वहाँ कॉन्फ्रेंसें होती हैं। अच्छी बात यह है कि एक जो बड़ी रवायत है हमारी तहज़ीब की, जिसको हम पूरे सब कॉन्टिनेंट की रवायत, बर्र सग़ीर की रवायत कहते हैं, जिसमें हिंदुओं मुसलमानों का बराबर का हिस्सा रहा है, तो ज़ाहिर है कि उसका चिराग जहाँ भी जल रहा हो वो हमारा चिराग है, उससे जो रोशनी पैदा हो रही है वो हमारी रोशनी है। तो हमें तो अच्छा लगता है। और मेरे दोस्तों में ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान, तो सबसे करीबी दोस्तों में मेरे इस वक्त इंतज़ार साहब हैं, वहाँ पर लाहौर में रहते हैं, कराची में हैं, आसिफ फर्रुखी हैं, अजमल कमाल हैं, ये लोग हैं, बहुत से लोग हैं, अफजाल अहमद सैयद हैं, लेकिन वो लोग जो आज हमारे दरमियान नहीं तो जो लोग हमारे दरमियान नहीं है, देखिए ऐसे लोगों की तादाद। अफसोस तो यही होता है कि उम्र के ख़ास मरहले में दाखिल होने के बाद मोहित साहब अपने जहन को इसके लिए तैयार कर लेना चाहिए कि आज हम ख़बरें सुन रहे हैं, कल हमारी ख़बरें सुनी जाएँ, इसी तरह की वो ख़बर सुनी जाएगी। देखते देखते कितने लोग बिछड़। पहली मरतबा जब मैं पाकिस्तान गया तो जो अदीब मुझे थे उनमें कितने लोग अब नहीं रहे, बहुत से लोग नहीं रहे, 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी तादाद है। भाई सलीम अहमद तोज़ाने, अहमद बशीर तोज़ाने में, मिर्ज़ा अदीब तोज़ाने, बहुत से लोग थे। अब ज़ाहिर है कि शोहरत बुखारी नहीं। तो अब मैं जाता हूँ वहाँ तो ज़ाहिर है कि मुझे एहसास होता है कि भाई वज़ीर आगा साहब जब जाता था मिलते थे, बिल्कुल सरगोधा से आते थे लाहौर कभी कभी तो, और ये कैफियत थी कि उनके घर पर एक नशिस्त होती थी, एक बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम होता था,
हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त थे अनीस नागी, जी जी, जो उर्दू का शायर की हैसियत से, बहुत ही नक्काद अनोखा की अदीब, हैसियत से। जनाब जदीद अदब की वो तारीख ना होती अगर अनीस नागी ना होते। बिल्कुल, देखिए अनीस नागी, जीलानी कामरान, इफ्तिखार जालिब, अगर ये 3 आदमी ना होते तो जदीद शायरी की ये तारीख नहीं हो सकती बिल्कुल। जो आज आपके सामने है। बिल्कुल, इत्तेफाक से तीनों अब नहीं है, तीनों हमारे दोस्त थे। अनीस नागी ज़ाहिर है कि अभी रुखसत हुए और जी, क्या जी। मौत आई है साहब कि लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते एक आदमी अचानक चुप हो जाता है और मालूम हुआ कि साहब वहीं उसकी जान निकल गई। तो बहुत गैर मामूली था। उन्होंने फ़िक्शन भी लिखा है, शायरी भी की है, तनकीद भी लिखी है। बिल्कुल, थोड़े उलझे हुए आदमी थे, मुतनाज़े बहुत रहे, उनकी राहें बहुत शदीद हुआ करती थीं, लड़ाई लोगों से बहुत करते थे, ये सब था। तो लेकिन और हमारे दोस्तों, भाई ज़फ़र इक़बाल साहब हैं आजकल बहुत मुतनाज़े हो जी, रहे जी, हैं, जी। लेकिन अभी भी हम गए थे तो हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू उनसे हुई, मुलाकात तो नहीं हो सकी लेकिन टेलीफोन पर बात हुई थी उनसे। अहमद मुश्ताक हमारे दोस्त हैं जो अब वहाँ रहते हैं, ह्यूस्टन में, अमेरिका में हैं। हम अमेरिका गए थे। कि आगा साहब की शख्सियत बड़ी सुलझी वज़ीर हुई, आगा बहुत सुलझी हुई वज़ीर आगा शख्सियत। साहब तो बड़े यहाँ भी आ चुके, जी, दिल्ली 2-3 बार आए वो, जब भी आए तो गरीब खाने हमारे घर भी आए और वज़ीर आगा साहब से बड़ा ताल्लुक़ था हमारा। हमने बल्कि शुरू में जब लिखना शुरू किया उस वक्त जो रिसाले निकल रहे थे, फ़नून में और औराक़ में बहुत लिखा उस ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में शुरू कर दिया था फ़नून जब निकला था। तो वज़ीर आगा साहब से बड़ी दोस्ती भी रही, बड़े वज़ादार आदमी थे, अदब में डूबे हुए। बिल्कुल, बाकी देखिए अब ये सब कि लोगों ने कि साहब बड़े मतमुवल होना कोई ख़राबी की बात तो नहीं है। यही है कि हल्के, अब ये सब देखिए मुझे गरोह बंदी और सियासत और साजिश और इन सब बातों से तो मुझे नफ़रत हमेशा से रही है। बिल्कुल, और लेकिन ये कि आपकी दोस्तियों को तो एक हल्का बनते ही है, आप जहाँ भी रहेंगे एक दोस्तों का हल्का हम ख्याल लोगों का बन जाता है। तो वज़ीर आगा साहब की अब वहाँ उनके झगड़े लड़ाइयाँ क्या थी, इख्तिलाफात क्या थे, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन एक मुझे तो इससे दिलचस्पी है कि वो अदब के आदमी थे और एक बहुत एक कहना चाहिए कि एक मजबूत रवायत जो जदीद अदब की जो उन्होंने कायम की है, तो ज़ाहिर है उसको हमेशा, वो शायर बहुत अच्छे थे, नक्काद बहुत अच्छे थे और इसके अलावा भी कई ज़बानों में उनकी बतौर इंसान बहुत अच्छे थे। और बल्कि आखिरी मुलाकात तो मेरी उनकी मौत से कहना चाहिए कि कोई 6-7 महीने पहले मैं गया था, तो उस मौके पर, बल्कि नहीं 6-7 महीने से भी शायद कम मुद्दत थी, मेरा एक लेक्चर था वहाँ ओरिएंटल कॉलेज में, अब्दुल्ला मेमोरियल, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मेमोरियल लेक्चर वहीं इंस्टीट्यूट किया गया था, पहला लेक्चर था वो। उसमें डिस्कसेंट्स में वज़ीर आगा साहब का नाम भी था कि मेरा लेक्चर होगा, बाद में वज़ीर आगा और हमारे ये इंतज़ार साहब और बहुत से लोग, इफ्तिखार आरिफ, कई लोगों के नाम थे कि ये डिस्कसेंट्स में हिस्सा लेंगे, आएंगे ये लोग। तो वज़ीर आगा साहब का फ़ोन आया कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मैं मिलने के लिए गया उनसे, बल्कि इंतज़ार साहब ने मुझसे कहा कि तुम चल रहे हो तो मैं भी चलूँगा। हम गए उनसे मिलने के लिए और देख के ख्याल भी नहीं होता था कि भाई अब आखिरी मुलाकात हो रही है। वैसे ही बिल्कुल बशाश दिखाई दिए, कमज़ोर तो ज़ाहिर हो गए थे, 80 से ऊपर उनकी उम्र थी उस वक्त। तो लेकिन ये कि बहरहाल वो मिले और लाहौर में उनकी बड़ी शानदार उनकी कोठी, वहाँ पर बड़ी ज़ियाफ़त का उन्होंने एहतमाम किया, बहुत से लोगों को बुला लिया था। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात थी वज़ीर आगा साहब से। ऐसी कई शख्सियात हैं जिन पर गुफ्तगू करने की गुंजाइश है, बड़ी दिलचस्प शख्सियात हैं और ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम है, हम सब पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। चलते चलते हम ये चाहते हैं कि सरदार जाफ़री साहब से भी आपके बड़े देखिए जाफ़री साहब का मामला यह है, जाफ़री साहब से हमारा ख़ास ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना तो नहीं, बम्बई में रहते थे वो, लेकिन उनसे दोस्ती का आगाज़ उस एक तरह से कहें न्याज़मंदी एक बहुत उस वक्त हुई जब बॉम्बे में सुरूर साहब हर साल अखबार पर सेमिनार किया करते थे, उसमें बुलाते थे जाफ़री साहब को भी, मुझे हमें भी बुलाया। हम गए एक बार, हमारी छोटी बेटी उस वक्त वो शायद में 5वीं 6वीं पढ़ती थी, अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है वो, तो वो गई हुई थी और ये दिन भर बैठी हुई वहाँ इन लोगों के कार्टून्स बनाया करती थी। तो जाफ़री साहब से बहुत दोस्ती हो गई उसकी, बल्कि जाफ़री साहब अपने इंतकाल से पहले कई बार यहाँ आए दिल्ली, तो जब मिलते थे तो मुझे एक लिफाफा फ़ौरन, भाई ये सीमी को दे देना। मैंने कहा क्या है, तो कहने चॉकलेट है इसमें। मैंने कहा साहब तो बहुत बड़ी हो गई है वो, कहने भाई मुझे तो यही लगता है कि अभी बच्ची होगी ये। खैर, तो ये वज़ादारी अजीब व गरीब थी। बिल्कुल। और जाफ़री साहब को जब वो मिला सन 2000-2001 में कब मिला था ये ज्ञानपीठ, तो मुझे याद है कि मुझसे रेडियो वालों ने कहा कि आप उन पर एक छोटी सी तकरीर लिख दीजिए जो हम अपने न्यूज़ रीडर से पढ़वाएंगे हिंदी में। तो मैंने वो लिखी थी तकरीर, तो जाफ़री साहब ने सुनी, उनको अच्छी लगी, फिर उनका फ़ोन आया कि तुम उससे ऐसा करो कि उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा मुझे भिजवा दो। तो ये सब, तो इस तरह ताल्लुकात उनसे बढ़। जब मैं बम्बई गया कभी, तो वहाँ ज़ाहिर के मजरूह साहब के यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि मुलाकात वहाँ होती थी, ख़ुद जाफ़री साहब के घर पर भी। और बड़ी एक पुरानी शराफत और वज़ादारी ऐसी थी उन लोगों में
कि उसका वाकई हम लोग को सबक उससे लेना चाहिए। कैसे एक दूसरे के लिए की फ़िक्र करते थे, एक दूसरे से किस तरीके से क़ुर्बत का इजहार करते थे और कैसे लायक लोग थे। और सोचिए कि इन लोगों ने ज़िंदगी में भाई कलम ही को अपना ज़रिया बनाया, कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने जिस पर शर्मिंदा हो सकें कभी। और ये सब तो जाफ़री साहब बड़े गैर मामूली लोगों में थे। और क्या था उनकी खिताबत, उनका बोलना। मुझे तो वहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी में गया था तो वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि जाफ़री साहब को बुलाया था उन लोगों ने, गालिबन हार्वर्ड भी गए थे वो, और वहाँ जो लेक्चर्स उन्होंने दिए तो अब तक लोग याद कर रहे थे उन्हें। क्या बात। और तो एक बहुत पढ़े लिखे शायर, वो हमारे तरक्की पसंद शायरों में गालिबन सबसे ज़्यादा मुमताज़ इंटेलेक्चुअल थे वो हमारे ज़माने। बड़ी गहरी बसीरत थी, बड़ी गहरी बसीरत। उन्होंने नस्र जो लिखी है शायरी के साथ साथ वो भी बहुत शगुफ्ता, बहुत अच्छी। उनकी किताब जैसे पैगम्बरान सुखन है जिसमें मीर नज़ीर और मीर और गालिब और कबीर पर मज़ामीन हैं उनके, तो ये बहुत गैर मामूली इन लोगों का काम। बहरहाल यादें तो भाई इतनी, मोईज़ साहब क्या बताया जाए कि ये तो एक अजीब ऐसी रह गुज़र है जिसका कहीं ख़ात्मा नहीं। जिस तरह चिराग से चिराग जलता है उसी तरह मामलात भी मुंतकिल होते हैं, ताल्लुकात भी मुंतकिल होते हैं, शफ़क़तें भी मुंतकिल होती हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है और ये चलता रहेगा। शमीम हनफी साहब, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, अपनी मसरूफ़ियात से वक्त निकाला, हमारी स्टूडियो तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। ऐसे लोगों की यादें ताज़ा की जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं और उनकी यादें हमारे लिए कीमती सरमाए की हैसियत रखती हैं। वक्त हो चुका है इसलिए अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। नाज़रीन, ये थे प्रोफ़ेसर शमीम हनफी साहब, उर्दू तनक़ीद का एक नुमाया नाम और हमारे उर्दू अदब के बुज़ुर्गों में सबसे अहम नाम। वक्त हो चुका है, अपने मेज़बान मुईद रशीदी को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे आइंदा हफ्ते एक नई शख्सियत और उससे जुड़ी कुछ अहम, कीमती, दिलचस्प और रंगारंग यादों के साथ। तब तक देखते रहिए DD उर्दू, एक चैनल, एक तहरीक। यादें माज़ी है या कोई रोशनियों का सफ़र, सिलसिला दर सिलसिला है आरज़ुओं का सफ़र। कितने मौसम आए, ठहरे और पुकारे चल दिए, छोड़ कर तन्हा हमें किसके सहारे चल दिए। कह कहो का आंसुओं का, आरज़ुओं का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का हिसाब मांगता है वक्त हमसे, गुज़रे लम्हों का